Thank you so much, sir, for talking to ET now. Now, sir, on public demand, the Marathi edition is also there. I remember Chief Minister Devendra Fadnavis also requested you to come up with a Marathi edition. So, sir, what message now it will give to people who are in villages, and what kind of learning should be there from your book? एक तरह से जो पुस्तक है वो मेरे जीवन पे है, किसी और ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। और उन्होंने सभी से बात करके जो मेरे जीवन में उनको इंटरेस्टिंग लगा वैसे ही उन्होंने इसका यहाँ पर निरूपण किया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति जो भी चीज़ देखता है उसमें उसको अपना ही अच्छा या बुरा चीज़ नज़र आता है। तो मुझे लग रहा है कि जो इसमें लिखा हुआ है, कि पुस्तक का नाम स्थितप्रज्ञ दिया गया है कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, और उसका आज मराठी रूपांतरण आज प्रकाशित हो रहा है। तो कई चीज़ें जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भारत आज हर व्यक्ति को एक चांस देता है, नॉट एक, बहुत सारे चांसेस देता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप टेक्नोलॉजी को ग्रहण करते हो तो आपका जीवन भी कहीं कहीं से भी आप आते हो, कोई भी तबके से आते हो, कोई शहर से, कोई गांव से, कोई कस्बे से आते हो, भारत के दूर दराज कॉर्नर से भी आते हो। तो आज भारत आपको एक तरह से समृद्ध होने की, खुद के जीवन को संवारने की एक तक देता है और हर रोज देते रहता है। तो आपको परिश्रम करोगे और एक तरह से बुद्धि से परिश्रम करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि मैं एक छोटे से कस्बे से आकर के मुंबई में मैं महाराष्ट्र, हाँ, और मुंबई ने मुझे तक दी, महाराष्ट्र ने मुझे तक दी, तो उसके लिए मुंबई और महाराष्ट्र का भी आभारी हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि भारत आज सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊपर आने की एक मौका देता है और हम सभी को लेना चाहिए। So in which incident you have mentioned in this book is very close to your heart and others can also take some sort of inspiration from this? नहीं, एक आई थिंक मेरे जीवन में कई ऐसे प्रसंग हुए जिसमें एक प्रसंग है कि मैंने गुजराती माध्यम में पढ़ाई की थी 12वीं तक, 17 साल की उम्र में। जब उसके बाद में जब आईआईटी पढ़ाई के लिए आया तो मेरे पास मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और एक तरह से बोली हुई अंग्रेजी नहीं समझ सकता था और खुद ही नहीं बोल सकता था, लिखी हुई थोड़ी सी समझ लेता था। तो उस जो 3-4 साल मुझे लगे अंग्रेजी सीखने के लिए, तो उसी के अंदर मेरा जो अध्ययन में जो पढ़ाई का समय था वो चला गया। तो उसमें किस दौर से मैं वहाँ से निकला और कैसे कैसे मैंने अलग अलग चीज़ें की अपने आप को एक तरह से खोजने के लिए। और मुझे लग रहा है कि वो कई जो खास करके वर्नाक्युलर माध्यम से आते हैं बच्चे, प्रादेशिक भाषाओं से आते हैं या तो इवन हिंदी माध्यम से आते हैं, मराठी माध्यम से आते हैं, उनको एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में स्टडी के लिए भी और काम करने में भी उनको एक तकलीफ होती है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको 2-3-5 गुना मेहनत दूसरों से ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन मेहनत करते हो तो आगे रंग लाती है। सर, जब आप देखते हैं उस वक्त को, जब आपने कहा कि गुजराती माध्यम से थे और आप अंग्रेजी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, तो जो नए लोग हैं और कई सारे लोगों को भी ये स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप मानेंगे कि ये एक हर्डल नहीं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है, तो लैंग्वेज एक बड़ा हर्डल नहीं है, आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बस जज्बा जो है वो कायम रखना चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। नहीं, एक तरह से हर्डल तो है ही, क्योंकि उसी की वजह से जो अच्छे लोग भी नीचे रह जाते हैं, क्योंकि हर एक को मौका हो सकता ना भी मिले या तो समय पे ना मिले। तो मुझे लग रहा है कि जो लैंग्वेज का एक बैरियर है, कई बार आज हम लैंग्वेज वॉर भी देखते हैं कई जगहों पे, कई राज्यों में भी एक तरह से ये चीज़ होती रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि हम सब अपनी अपनी जगह पे जूझते हैं और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं जो हिंदी में आज बात कर सकता हूँ और आपको कन्नड़ा समझना है, तो आज एआई के माध्यम से रियल टाइम में आप वो समझ पाओगे। तो जो भाषाओं का एक जो बैरियर खड़ा होता है और उसकी वजह से लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक जो कम्युनिकेशन की जो चीज़ है कि मैं जो आप बोलता हूँ सही ग्रामर ना हो या सही शब्द भी नहीं यूज करूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए, वही चीज़ है। कई बार मैं अमेरिका भी बहुत बार गया, मैंने विश्व में मैंने बहुत प्रवास किए, तो मैं कई बार कहता हूँ कि अमेरिका में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं
लंदन में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हम जो है भारतीय जो अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं उनको हम सर पे बिठाते हैं। तो वहाँ पर उनको कोई परवाह नहीं है। तो वो ही चीज़ हमें यहाँ पे लेना है। और जो ये टेक्नोलॉजी का माध्यम है, एआई के जरिए अपने मोबाइल को आप रख लो और आज लोग चाइनीज़ में भी बात कर सकते हैं और हम अपनी भाषा में बात करें, चाइनीज़ उसकी भाषा में बात करें, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आज भाषा का जो एक बैरियर है वो धीरे धीरे टूटेगा और सभी लोग अल्टीमेटली एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, ऐसी मुझे लग रहा है अच्छी अच्छी चीजें आएगी। बिल्कुल सर, भाषा आपके मुताबिक केवल एक माध्यम है कम्युनिकेशन का आदान प्रदान करने का, और इसका जो बैरियर है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत हद तक कम हो गया है। और कोई भी भाषा हो, आप वर्निकुलर भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उसमें आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो मकसद है, जो कम्युनिकेट करना है, वो चीजें हो रही है नहीं, हो ही रही है और होगी। जो हमने एक तरह से हम जो जहां से पसार हुए, जो टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, तो खुद ही पढ़ के कोशिश करते सीखने का, और अच्छी ग्रामर हम नहीं बोलते अंग्रेजी में, तो लोग हमें अच्छे से नहीं लेते थे। आज वो समय नहीं है। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और विचार विनिमय कर पाएंगे, इवन कॉमर्स कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अनलेस यू वांट टू बिकम अ पोएट, आई थिंक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो एक दूसरे से बातचीत करना, वो और कोई भी भाषा में आप करोगे, सामने वाला समझ जाएगा, और आप जब उसको जवाब दोगे तो अपनी भाषा में समझ जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक जो वीडियो वायरल हुआ था टैक्सी ड्राइवर का, जो इसने जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन थी उससे जानकारी जुटाई और पैसा गंवा दिया, तो उन सब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उस चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में सही तरीका नहीं अपनाते, और जो भी बची कुची उनके पास सेविंग्स होती है वो भी गंवा देते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और उन्हें किस तरह से अपनी निवेश की रणनीति बढ़ानी चाहिए? नहीं, कई बार हम लोग निवेश को एक तरह से समझते हैं कि सुबह खरीद कर शाम को बेचने का निवेश कहते हैं, क्योंकि टेलीविजन पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे आपको हर रोज 50,000 मैसेज आते हैं, और जब हमको टेलीफोन खरीदना होता है, मोबाइल फोन, तो भी हम 25 जगह पे कंपेयर करते हैं कि भाई ये 15,000 रुपये का, ये 5,000 रुपये का है, सेम अलग अलग सेम चीजें मिल रही है, तो मैं 5,000 रुपये के क्यों ना खरीदूं। लेकिन जब हमें 1 लाख रुपए का कोई निवेश करना है तो हम टिप पे भी कर लेते हैं, या तो टेलीविजन पे सुन के या अखबार में पढ़ के कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो अपना धन हमने बचाया हुआ है बड़ी मेहनत से, या तो हमारे पुरखों ने बचाया हुआ है, उसकी वृद्धि हो वैसा हमें करना चाहिए, और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। जो ट्रेडिंग करते हैं सुबह शाम, जो आपने टैक्सी ड्राइवर की भी बात कही, तो क्योंकि वो सक्षम नहीं है, हो सकता है उसके पास पहले पैसे होंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं मिली थी उसको, या तो वो मॉनिटरली सक्षम नहीं थे, तो उनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और जो एक्सपर्ट नहीं हो तो डेरिवेटिव्स तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपको कितना भी प्रलोभन हो जाए, आपको डेरिवेटिव्स नहीं करना चाहिए, लेकिन सुबह खरीद कर शाम को भी नहीं बेचना चाहिए। आपको समय नहीं है क्योंकि आप टैक्सी कर रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, या कोई दुकान चला रहे हो, या कोई ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा भी निवेश कर सकते हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो आप जैसे खुद की दवाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, वैसे ही आपको कई बार पता नहीं है तो निवेश भी खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कतई सुबह खरीद के शाम को बेचना कोई निवेश नहीं है, उसको सट्टा कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें आपका पैसा जरूर जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी सर आपके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हैं, इसे कितना बड़ा गेम चेंजर तरह से इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है कि जो हम सभी को उसका बिल आता है, आप गृहस्थ हो, गृहिणी हो, या उद्योजक हो, तो आपको एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे एक एक्सपोजर है। और वैसे ही जो पावर प्लांट चलाते हैं, या तो कोयले के उत्पाद करते हैं, या डैम्स जिनके पास हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद होता है, या जो ग्रीन या सोलार विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एक तरह से बेचने की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग के लिए, और डिस्कॉम्स जिसको कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां रहती है सरकार की या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो लोगों को भी अपना प्लानिंग के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स है वो विश्व में चलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का काम है, जो मैं आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन
एक्सपर्ट्स अपना जो प्लानिंग के लिए उसको इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।